नमस्कार दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम्स के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद देश की जनता में एक नया उत्साह दिख रहा है हॉकी गेम को लेकर। दोनों ही मेंस हॉकी टीम और वुमेन्स हॉकी टीम ने एक कमाल की परफॉर्मेंस दिखाई है जो कई मायनों में ऐतिहासिक थी। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये कि अब लोगों को भी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है हॉकी को देखने में। आज की जनरेशन को सुनकर शायद हैरानी हो, लेकिन एक टाइम था ऐसा इंडिया में दोस्तों जब हॉकी इंडिया का सबसे पसंदीदा स्पोर्ट हुआ करता था। लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा आया जब क्रिकेट ने हॉकी को ओवरटेक कर लिया पॉपुलैरिटी में। लोगों को क्रिकेट ज्यादा पसंद आने लगा। ऐसा क्या हुआ कि हॉकी की पॉपुलैरिटी कम हो गई जनता के बीच और क्रिकेट इतना पॉपुलर बन गया? क्या हॉकी अपनी पॉपुलैरिटी को वापस रिवाइव कर सकता है इंडियंस के बीच? आइए आज के वीडियो में इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस बारी अपनी कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों साल 1936 से। जर्मनी में एडोल्फ हिटलर का राज था। इस बारी के ओलंपिक गेम्स जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हो रहे थे। हॉकी का फाइनल मैच था इंडिया वर्सेस जर्मनी। इंडिया की मेंस हॉकी टीम थोड़ी नर्वस दिख रही थी क्योंकि इससे पहले एक मैच में जर्मनी ने इंडिया को हरा दिया था। लेकिन इंडिया के पास एक स्पेशल प्लेयर था जिन्हें हम विजर्ड या जादूगर करके पुकारते थे। इन प्लेयर का नाम था ध्यानचंद। इंडिया ने यह गेम बड़ी रफ्तार के साथ खेला। जर्मनी ने अपनी पूरी कोशिश करी जीतने की, लेकिन जर्मनी सिर्फ एक गोल स्कोर कर पाया इंडिया के अगेंस्ट। दूसरी तरफ इंडिया ने 8 गोल्स स्कोर करे जर्मनी के अगेंस्ट। 8 गोल्स, इनमें से 3 गोल्स स्कोर किए गए थे सिर्फ ध्यानचंद के द्वारा। यह गेम बड़ा ही ऐतिहासिक था। ध्यानचंद की परफॉर्मेंस से इंप्रेस होकर एडोल्फ हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मन सिटीजनशिप ऑफर करी और यह तक कहा कि तुम्हें हम जर्मन आर्मी में जगह दे देंगे। लेकिन ध्यानचंद उन लोगों में से नहीं थे जो किसी डिक्टेटर के सामने घुटने टेकते। ध्यानचंद ने एडोल्फ हिटलर के मुंह पर कह दिया, इंडिया इज नॉट फॉर सेल। यह प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के दौरान था कि यह सुनकर पूरा स्टेडियम शांत हो गया। लोगों को डर था कि हिटलर के मुंह पर ऐसा बोलना, कहीं हिटलर गोली ना मार दे ध्यानचंद को इसके रिप्लाई में। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा हिटलर इंप्रेस ही हो गए ध्यानचंद से और भी ज्यादा। और इनफैक्ट ये जो विजर्ड ऑफ हॉकी का टाइटल दिया जाता है ध्यानचंद को, ये एक्चुअली में पहले हिटलर ने ही दिया था। मतलब क्या कहानी है ये भी। बिलीव इट और नॉट दोस्तों, ये हमारा तीसरा कॉन्जिक्यूटिव गोल्ड मेडल था हॉकी में ओलंपिक्स में। और शायद इससे भी ज्यादा अनबिलीवेबल चीज ये है कि इसके बाद इंडियन हॉकी टीम ने जाके 5 और गोल्ड मेडल जीते। इंडिया इस समय में लिटरली वर्ल्ड चैंपियन था हॉकी का। ध्यानचंद द विजर्ड की कहानियां स्कूलों में गई, घरों में सुनाई गई बच्चों को। देश भर में इनकी कहानियां फैली और हम लोग एज इंडियंस काफी प्राउड थे अपने हॉकी प्लेयर्स को लेकर। वैसे क्या आप जानते हैं दोस्तों, हॉकी का जो गेम है ये एक्चुअली में ओलंपिक से भी ज्यादा पुराना है। अगर हम हॉकी के इतिहास में जाएं तो हॉकी जैसा सा ही एक रफ गेम खेला जाता था ईरान, इजिप्ट और इथोपिया में। होता क्या था, एक छोटी सी डिस्क होती थी जिसे पक कहते हैं हम, और डंडियों से इसे इधर उधर मारकर खेलते थे। आज के दिन जो आइस हॉकी होती है वो भी इसी तरह से ही खेली जाती है, एक डिस्क के साथ। लेकिन जो मॉडर्न गेम था फील्ड हॉकी का, ये एक्चुअली डेवलप किया गया था ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में। और जैसे ब्रिटिश ने क्रिकेट को पॉपुलर बनाया इंडिया में हॉकी को पॉपुलर बनाने का क्रेडिट भी ब्रिटिश को ही जाता है। हॉकी क्लब्स पहले फॉर्म होने शुरू हुए कैलकाटा और बॉम्बे जैसे शहरों में। ब्रिटिश ने हॉकी टूर्नामेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जैसे कि ब्रेटन कप, और इंडियंस काफी जल्दी ही बड़े अच्छे खिलाड़ी बन गए हॉकी में। हमें छोटे बड़े शहरों से बड़े बड़े प्लेयर्स मिलने लगे। इनफैक्ट इवन आर्मी कैंटोनमेंट से। ध्यानचंद और उनके भाई रूप सिंह जो दोनों ओलंपिक्स में खेले थे, एक्चुअली में इन्होंने हॉकी खेलनी शुरू की थी झांसी कैंटोनमेंट में। इसके बाद जल्द ही इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना हुई और कुछ सालों बाद इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक्स तक में खेलने गई। शुरुआत में हालांकि सिर्फ मेंस हॉकी टीम थी यहां पर, लेकिन जो इसके बाद हुआ वो हिस्ट्री है। 1928 के बाद से इंडियन हॉकी टीम ने 6 गोल्ड मेडल जीते और लगातार 24 मैचेस एक के बाद एक जीते। अलॉन्ग विद ध्यानचंद एक और हॉकी प्लेयर है जिनका नाम मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा। ये हैं जयपाल सिंह, एक रांची के प्लेयर जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड में कंप्लीट करी थी। इनकी कहानी इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन बनने के बाद ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर बने थे। यानी वो ग्रुप ऑफ लोग जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था देश का। और साथ ही साथ इन्होंने रिजर्वेशन के लिए भी फाइट करी थी ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए सरकारी नौकरियों में। The first 2 goals in 7th and 15th minute I scored. That joy, that happiness can't be explained. It can be experienced. I was thrilled. ये थे बलबीर सिंह सीनियर जिन्होंने 2 विनिंग गोल स्कोर किए थे 1948 के ओलंपिक फाइनल मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट।
ये वाला ओलंपिक्स इंडिया के लिए बहुत स्पेशल था क्योंकि ये पहला ओलंपिक्स था जो इंडिया ने एज इंडिपेंडेंट इंडिया खेला था, क्योंकि 1947 में देश आजाद हुआ था और चांस की बात थी कि ये फाइनल मैच ब्रिटेन के अगेंस्ट ही था और इंडिया ने ये मैच जीत भी लिया। तो सिंबॉलिकली सोचकर देखिए कितनी बड़ी चीज थी ये। 1948 की इस ओलंपिक विक्ट्री के बाद हॉकी और भी जबरदस्त तरीके से पॉपुलर बन गया देश में। देश के जनता के जो सेंटिमेंट्स हैं और नेशनल प्राइड है वो काफी अटैच्ड हो गई इंडिया की हॉकी टीम से। 1970s और 80s के अराउंड इंडिया की जो वुमेन्स हॉकी टीम थी उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, जैसे कि एक ओलंपिक्स में जो मॉस्को में हुई थी 1980s में, वो 4th पोजीशन पे आए थे। इस समय के अराउंड अगर आप किसी से पूछते कि इंडिया का सबसे पसंदीदा स्पोर्ट कौन सा है, तो एक स्कूल का बच्चा भी आपको फट से जवाब दे देता हॉकी। लेकिन आज के दिन अगर आप स्कूल के बच्चों से जाकर पूछोगे कि इंडिया में सबसे पसंदीदा सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, तो उसका जवाब आपको क्रिकेट मिलेगा, जो कि गलत नहीं है। आज के दिन क्रिकेट सबसे ज्यादा पॉपुलर सबसे फेमस स्पोर्ट है इंडिया में। क्या ऐसा हुआ कि हॉकी की पॉपुलैरिटी इतनी नीचे गिर गई और क्रिकेट इतना पॉपुलर स्पोर्ट बन गया? 1976 में एक मैगजीन थी जिसका नाम था वर्ल्ड हॉकी। इन्होंने एक डिटेल्ड आर्टिकल पब्लिश किया जिसका टाइटल था द फॉल ऑफ रोम। अब यहां पर ये रोम की बात नहीं कर रहे थे, एक्चुअली में ये रोमन सिविलाइजेशन को इंडियन हॉकी से कंपेयर कर रहे थे। इन्होंने डिटेल में एनालाइज किया था कि क्या हुआ जिसकी वजह से इंडियन हॉकी डिक्लाइन कर गई, बिल्कुल रोमन सिविलाइजेशन की तरह, जो एक टाइम पर बड़ी ही शानदार जानी मानी सिविलाइजेशन हुआ करती थी लेकिन इवेंचुअली डिक्लाइन करने लग गई। अब इंडियन हॉकी का डिक्लाइन एक्चुअली में ऑलरेडी 1960s से ही होना शुरू हो चुका था। बात यह थी कि इस टाइम के अराउंड इंडियन हॉकी प्लेयर्स ने अपने गेम खेलने का तरीका बदल लिया था। इससे पहले जो इंडियन हॉकी खेली जाती थी उसे दुनिया भर में एडमायर किया जाता था कि प्लेयर्स कितने स्किलफुली बॉल के पीछे भाग रहे हैं, ड्रिबलिंग करके गेम खेल रहे हैं। तो चेजिंग और ड्रिबलिंग करके गेम खेला जा रहा है। लेकिन इसी टाइम के अराउंड इंडिया ने अपनी टैक्टिक्स बदल ली थी। अब हॉकी प्लेयर्स थोड़े वेस्टर्न टैक्टिक्स इस्तेमाल करने लग गए थे। ये जो नई टाइप की हॉकी ये खेल रहे थे, इसमें बॉल के पीछे भागने की जगह ये प्लेयर्स के पीछे भाग रहे थे। चेजिंग द मैन इंस्टेड ऑफ चेजिंग द बॉल, ये पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म एक्चुअली में एक जर्मन हॉकी प्लेयर ने किया था उस टाइम के अराउंड इंडियन हॉकी टीम को लेकर। लेकिन ये इकलौता रीजन नहीं था। इसके बाद एक और बड़ा चेंज हुआ। 1975 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने कहा कि जिस फील्ड पर हम हॉकी खेलते हैं हम उसे ही बदल डालेंगे। इससे पहले हॉकी घास पर खेली जाती थी, ग्रास पर। इसके बाद इन्होंने कहा कि अब से हम हॉकी एस्ट्रो टर्फ पर खेलेंगे, जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल ग्रास होगी। आज के दिन जो आप ब्राइट ब्लू कलर की और पर्पल कलर की फील्ड्स टीवी पर देखते हैं हॉकी मैचेस में, वो रबर की बनी होती हैं। और ये एक बहुत बड़ा चेंज था इंडियन हॉकी टीम के लिए, क्योंकि इंडियन हॉकी प्लेयर्स को आदत थी घास पर खेलने की। ग्रास फील्ड्स पर इंडियन हॉकी प्लेयर्स एक्चुअली बॉल को ट्रैप कर सकते थे ग्रास के ब्लेड्स के बीच में, ड्रिबल कर सकते थे और बड़ी स्किलफुली पास ऑन कर सकते थे। दूसरी तरफ एस्ट्रो टर्फ्स में फ्रिक्शन कम था, तो बॉल को स्ट्रैटेजिकली पास अराउंड करने से ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत थी तेज भागने के लिए और गेम खेलने के लिए। और ये एक एडवांटेज था यूरोपियन प्लेयर्स के लिए एज कंपेयर टू इंडियन प्लेयर्स। शायद इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में एस्ट्रो टर्फ्स थे ही नहीं, तो हमें पहले एस्ट्रो टर्फ्स बनाने पड़े और इन्हें बनाना काफी महंगा पड़ता था, तो हम इतने सारे एस्ट्रो टर्फ्स बना भी नहीं पाए। तो प्लेयर्स को प्रैक्टिस करने के लिए सफिशिएंट जगह ही नहीं मिल पाई। प्लेयर्स प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो उनकी परफॉर्मेंस पर फर्क पड़ा, जिसकी वजह से ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस बेकार रही। जब ये फील्ड चेंज करने का डिसीजन लिया गया तो इंडियन हॉकी फेडरेशन ने इसे बिना ज्यादा रोक टोक के एक्सेप्ट कर लिया। कई लोग फेडरेशन के अंदर की पॉलिटिक्स को इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। आज के दिन तक इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया जाता है कि क्यों नहीं इंडियन हॉकी फेडरेशन ने जाकर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सामने आवाज उठाई कि हम नहीं चाहते यहां पर फील्ड चेंज किया जाए, हम ग्रास फील्ड्स में ही खेलना चाहते हैं। अगर ऐसा किया होता तो शायद आज के दिन तक हॉकी ग्रास फील्ड्स पर खेली जाती, या फिर शायद नहीं भी। आज के दिन इतने समय बाद बताना मुश्किल है कि क्या असर हुआ होता अगर ये डिसीजन ना लिया गया होता तो। धनराज एक रिटायर्ड हॉकी प्लेयर हैं जो देश में हॉकी के डिक्लाइन के पीछे यही सारे रीजंस बताते हैं कि फेडरेशन में बैठे लोगों की ईगो बहुत ज्यादा थी, फेडरेशन के अंदर पॉलिटिक्स बहुत होती थी, चेंज ऑफ टर्फ हुआ, प्लेयर्स के स्टाइल में बदलाव आया, जो जिस तरह से प्लेयर्स खेल रहे थे, और प्लेयर्स और फेडरेशन के बीच में बहुत फ्रिक्शन था। इन्हीं सब रीजंस की वजह से इंडियन हॉकी टीम की परफॉर्मेंस नीचे जाती गई 1980s, 90s और 2000s में। लेकिन दूसरी तरफ इसी समय के अराउंड 1970s, 1980s में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी इंडिया में बड़ी तेजी से बढ़ी। 1971 वो साल है जिसे रामचंद्र गुहा कहते हैं इंडिया का कमिंग ऑफ एज हुआ। ये वो साल है जब इंडियन टीम इंग्लैंड गई थी टूर करने के लिए, एक टेस्ट मैच के लिए। इस पॉइंट ऑफ टाइम से पहले इंडिया ने एक भी मैच नहीं जीता था इंग्लैंड के अगेंस्ट, लेकिन 1971 में ये बदल गया।
4th डे ऑफ टेस्ट मैच था जब इंडिया ने ये टेस्ट मैच जीत लिया और इंडिया को इंटरनेशनल रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हुई क्रिकेट के गेम में। मोर इंपॉर्टेंटली इसी टाइम के अराउंड इंडिया में एक क्रिकेट का फैन बेस डेवलप होना शुरू हुआ। एक रीजन इसके पीछे यह था कि बहुत से इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट्स इंडिया में होस्ट किए जाते थे, इंटरनेशनल टीम्स इंडिया में आती थी क्रिकेट खेलने के लिए। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग रीजन यह था कि जो नेशनल फैन बेस था क्रिकेट का, वो एक तरह से हैबिट के द्वारा डेवलप हुआ। जो पड़ोस के लोग साथ में बैठकर, साथ में मिलकर रेडियो पर क्रिकेट की कमेंट्री सुनते थे, ये एक ऐसी हैबिट थी जो इंडिपेंडेंस के अराउंड शुरू हुई थी। आज तो लोग टीवी पर क्रिकेट देखते हुए उसकी कमेंट्री सुनते हैं, लेकिन उस टाइम पर लोग सिर्फ रेडियो पर कमेंट्री सुनते थे, क्रिकेट देखते नहीं थे। लेकिन फिर भी इसका मजा कुछ अलग ही था। जो सस्पेंस था सुनने में क्रिकेट को और लोगों के साथ बैठकर सुनने में, उसका मजा अलग था। और 1971 का मैच याद है जिसके बारे में अभी मैंने बात करी थी, उसको 8 करोड़ लोगों ने देश भर में सुना था रेडियो पर बैठकर। रेडियो के अलावा न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने भी बड़े डिटेल्ड तरीके से क्रिकेट को कवर करना शुरू किया। वीकली मैगजीन्स छपने लगी, जैसे कि स्पोर्ट्स वीक, स्पोर्ट्स स्टार, स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां पर आप क्रिकेट के बारे में सब कुछ जान सकते थे। और जो क्रिकेटर्स थे हमारे, वो एक तरह के सेलिब्रिटीज बन गए इन मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स की वजह से। हमारे इन फेमस क्रिकेटर्स की जर्नीज जानना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहां से ये निकल कर आए थे और कैसे ये इतने पॉपुलर हो गए। इनकी कहानी से हम काफी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और अगर आप इनकी कहानियां जानना चाहते हैं डिटेल में, तो मैं रेकमेंड करूंगा कुकू एफएम पर आप बायोग्राफी सुनिए, राहुल द्रविड़ की, सुनील गावस्कर की और सचिन तेंदुलकर की। ये तीनों बायोग्राफीज कुकू एफएम पर अवेलेबल है। कुकू एफएम को अगर आप नहीं जानते तो ये एक बढ़िया ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको बुक समरीज, बायोग्राफीज और कोर्सेज सुनने को मिलेंगे। और ऑडियो से सुनना मैं प्रेफर करता हूं एज कंपेयर टू रीडिंग, क्योंकि ऑडियो पॉडकास्ट आप अलग अलग काम करते हो सुन सकते हो, जैसे कि घर की सफाई करते हो या फिर जिम जाते हो सुन सकते हो। और इसकी टोटल कॉस्ट नॉर्मली है 399 रुपीज पर ईयर, लेकिन क्योंकि कुकू एफएम ने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है तो आप लोगों के लिए एक स्पेशल 20% डिस्काउंट है। अगर आप कूपन कोड ध्रुव20 इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए टोटल कॉस्ट पड़ेगी सिर्फ 319 रुपीज पर ईयर, जो कि पर डे ₹1 पर दिन से भी कम होता है। तो जरूर जाकर चेकआउट करिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अपनी कहानी पर वापस आए तो क्रिकेटर्स की लिटरली फैन फॉलोइंग बनने लग गई थी। क्रिकेटर्स सेलिब्रिटीज बन चुके थे और अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीजें हॉकी को नहीं मिल पाई। जो मीडिया कवरेज क्रिकेटर्स को दी जा रही थी वो हॉकी प्लेयर्स को नहीं मिली, और क्योंकि मीडिया कवरेज की वजह से लोगों का ध्यान भी उसी तरफ गया तो पैसा भी फिर उसी तरफ फ्लो करने लगा। और 1983 की वर्ल्ड कप जीत के बाद क्रिकेट की पॉपुलैरिटी को इंडिया में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता था। इसके कुछ ही सालों बाद इंडिया में इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन आई, फॉरेन इन्वेस्टर्स अब इंडिया में आ सकते थे, मार्केट्स खुल गए थे, ब्रांड डील्स आने लगी क्रिकेट के लिए, बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स ने क्रिकेट टूर्नामेंट्स के साथ टाई अप करना शुरू किया और पैसा फ्लो इन करने लगा। और देखते ही देखते बीसीसीआई दुनिया की रिचेस्ट और मोस्ट पावरफुल क्रिकेट बॉडी बन गई। सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों, अगर लोगों को सिर्फ क्रिकेट देखने में ही इंटरेस्ट है तो सारे बड़े एडवर्टाइजर्स, ब्रांड्स और प्राइवेट कंपनीज भी क्रिकेट में ही पैसा लगाएंगे। और लोगों का ध्यान क्यों है क्रिकेट देखने में? क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। अपार्ट फ्रॉम कि इंडियन क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा पब्लिसिटी भी मिलती है, मीडिया कवरेज भी मिलती है, तो कुछ हद तक लोगों का ध्यान दूसरे स्पोर्ट्स में भी जा सकता है अगर दूसरे स्पोर्ट्स में इंडिया के जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। अब जैसे हॉकी को ही लेकर देख लीजिए, अभी ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही है तो लोगों का ध्यान भी अब हॉकी में आ गया है। लोगों को अगर लगता है कि इंडिया का जीतने का अच्छा चांस है तो और मोटिवेशन मिलती है गेम को देखने की, चीयर करने की। लेकिन इसके अलावा एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत होती है जो देश में होना चाहिए कि अगर कोई ये स्पोर्ट खेलना चाहता है तो वो एक्चुअली में खेल पाए, जिसके लिए सरकार के सपोर्ट की जरूरत है, पैसे की जरूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो पाए, स्टेडियम्स हो, ट्रेनिंग के लिए जगहें हो खेलने के लिए। और एडिशनली इसके अलावा मीडिया कवरेज, फिल्मों में कवरेज से भी फर्क पड़ता है कि अगर फिल्मों में एक स्पोर्ट की बात करी जाएगी तो लोग उसे देखने के लिए और मोटिवेट होंगे, खेलने के लिए और मोटिवेट होंगे, बच्चों पर इसका एक कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर हम सरकारी सपोर्ट वाले पॉइंट पर वापस आए तो यहां पर हॉकी को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा क्रेडिट जाता है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक को, जिन्होंने पहले तो रिक्वेस्ट किया था हमारे प्रधानमंत्री को कि हॉकी को एक ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट डिक्लेयर
कर दिया जाए। वैसे अगर आप जानते नहीं, हॉकी एक्चुअली में इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है दोस्तों, ऑफिशियली कहें तो। इसकी बात मैंने स्पॉटिफाई पॉडकास्ट में करी है। स्पॉटिफाई पर मेरे महाभारत पॉडकास्ट को अगर आप नहीं जानते तो जरूर जाकर चेकआउट करिए, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हर हफ्ते में ऐसे ही टॉपिक्स पर वहां पर ऑडियो पॉडकास्ट बनाता हूं। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने कहा था प्राइम मिनिस्टर को कि ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड स्टेट्स के लिए हॉकी इज अ वे ऑफ लाइफ। 2018 में ओडिशा सरकार ने करोड़ों रुपए स्पेंड किए इंडियन हॉकी टीम के स्पॉन्सर बनने के लिए। यही रीजन है कि आज के दिन भी आप जर्सी देखोगे दोनों मेंस और वुमेन्स हॉकी टीम की, वहां पर ओडिशा लिखा होता है। इसके साथ ही साथ ओडिशा के चीफ मिनिस्टर ने वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज भी डेवलप करने की कोशिश करी है अपनी स्टेट के अंदर, और मल्टीपल टूर्नामेंट्स को भी होस्ट किया है। इनफैक्ट ओडिशा के सीएम ने अभी रिसेंटली ही फाउंडेशन स्टोन ले किया था इंडिया के लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम के लिए, जो कि ओडिशा में बनाया जाएगा, जिसका नाम होगा बिरसा मुंडा। यह डिजाइन किया जा रहा है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के टूर्नामेंट को होस्ट करने के लिए। अब एग्जैक्टली इन्हीं चीजों की जरूरत है दोस्तों अगर हमें हॉकी को रिवाइव करना है तो। कुछ सपोर्ट सरकार की तरफ से, कुछ सपोर्ट जनता की तरफ से, और कुछ सपोर्ट मीडिया और बॉलीवुड की तरफ से भी, अगर हम एक स्पोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं अपने देश में। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम में दोस्तों क्रिकेट को छोड़कर हमारे देश में जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उन्हें भी अपना वेल डिजर्व्ड रिकग्निशन मिल पाएगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में लिखकर बताइए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।